तो उसने अभिमन्यु के लिए चेक लेकर लॉयर को भेजती है, जिसको भी फाड़ कर वापस कर देता है। उसे रोशनी पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वह काफ़ी अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वह रोशनी को कॉल कर देता है। रोशनी उस समय अभी के बारे में ही सोच रही होती है। जैसे ही अभी का कॉल आता है तो उसकी आंखें भर जाती हैं और उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथ से फ़ोन बिस्तर पर गिर जाता है। रोशनी कहती है, नहीं, मैं उनसे क्या बात करूंगी। अभी एक बार कॉल करके वापस से कॉल करने लगता है। फ़ोन की आवाज़ और उस पर अभी का नाम फ्लैश होना स्क्रीन पर रोशनी की धड़कन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। ईशान वहीं पर होता है। वह फ़ोन के तेज आवाज़ से डरने लगता है और रोने लगता है। रोशनी फ़ोन को अपने हाथ में ले लेती है और वह कॉल कट करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दीबाजी में वह कॉल रिसीव कर लेती है और वहीं फ़ोन रखकर ईशान को शांत करने लगती है। अभी गुस्से में कहता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुमने मुझे चेक भिजवाए क्यों? ओह, यह दिखाने के लिए कि तुम बहुत पैसे वाली हो, है ना? रोशनी जब फ़ोन से वो आवाज़ सुनती है तो फ़ोन उठाकर अपने कान में लगा लेती है। अभी कहता है, अगर तुम सच में एहसान चुकाना चाहती हो तो सिर्फ चेक क्यों भिजवाए तुमने? मैंने जो तुम पर समय दिया है वह समय भेजो। मैंने जो तुम्हारा साथ दिया है वह साथ भेजो। हर जगह तुम्हारे लिए लड़ा हूँ, वह वापस करो। अपनी मम से, अपने डैड से, अपने दोस्तों से, हर किसी से मैं तुम्हारे लिए लड़ा हूँ। वरुण सेपाली के खिलाफ तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूँ। वह सब लौटाओ ना। वह कुछ चंद पैसों को लौटाकर क्या साबित करना चाहती हो तुम? बोलो, क्या वह सब कुछ तुम लौटा सकती हो? रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने मुंह पर हाथ रखी होती है। अभी कहते हैं, नहीं है ना जवाब, होगा भी नहीं। झूठ और मतलबी लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है। वैसे तो मैं अपनी लाइफ में लोगों को माफ़ करना और भूल जाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर मैं उन्हें याद रखूंगा ना तो मुझे तकलीफ होगी, लेकिन मैं तुम्हारे किए गए धोखे को और तुम्हारी हरकत को कभी भूलने नहीं दूंगा खुद को। पता है क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुमसे कोई अपनापन है, बल्कि इसलिए ताकि मुझे वह याद रहेगा और ये सबक मिलेगा कि कभी भी बेगानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मौका देखते हैं और मौका देखते ही वह आपको धोखा देंगे, जैसे तुमने मुझे दिया। मुझे तो लगता था कि वह वरुण और शेफाली घटिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा घटिया तुम हो। और लोग कम से कम सामने से तो वार करते हैं, तुमने पीठ पीछे वार किया है। रोशनी, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। जो गलत करते हैं ना, उनके साथ गलत ही होता है और तुम्हारे साथ भी होगा। अपनी लाइफ में वैसे तो तुमने कभी किसी अपने का साथ नहीं पाया है, आगे भी कभी नहीं मिलेगा तुम्हें किसी अपने का साथ, और सब तुम्हारे पास होते हुए भी नहीं होगा, और ये तुम याद रखना। अभी कॉल कट कर देता है। रोशनी अपने चेहरे पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगती है और अपने आप से कहती है, बिल्कुल सही कहा अभी आपने, मुझे कभी भी कोई अपना नहीं मिलेगा और मैं यही डिजर्व करती हूँ। अभिमन्यु गुस्से में रोशनी को यह सब कुछ कह तो देता है, लेकिन उसे खुद बुरा लगने लगता है कि उसने उसे इतना सब कुछ कैसे कह दिया। वह गुस्से से अपने टेबल पर मुक्का मारता है और कहता है, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है कुछ भी उसके करने से, जबकि मैं जानता हूँ वह मेरी अपनी नहीं थी। उसने जो कुछ भी किया अपने फायदे के लिए किया। हर इंसान अपने फायदे के लिए ही करता है। तो मुझे इस बात से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों मैं बार बार उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ मैं उससे कुछ भी एक्सपेक्ट? यही सवाल तुझे अपने आप से पूछना चाहिए। समीर उसे पूछता है, जो कि तब से वहां से खड़ा था जब से वो रोशनी को बातें सुना रहा था। अभी उसकी तरफ देखता है और फिर नजर नीची करके कहता है, समीर तू कब आया? समीर उसके पास आकर कहता है, तभी, जब तू अपने आप से लड़ाई कर रहा था। अभी उसकी बात को जैसे इग्नोर करते हुए कहता है, और बताना, कैसा चल रहा है तेरा काम? सब सही है ना? समीर उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, किससे अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है? मुझसे? अभी हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ? ये तू क्या बोल रहा है? मैं कौन सी भावना किसी से छुपाऊंगा? तू बैठना, यहाँ खड़ा क्यों है? कुछ नहीं, बस अपने दोस्त को देख रहा हूँ कि वह मुझसे कितनी देर झूठ बोल सकता है। समीर अभी के चेहरे पर देखते हुए कहता है। अभी समीर से नजरें नहीं मिला पा रहा होता है। वह कुछ भी बोल नहीं रहा होता है, बस अपनी मुट्ठियों को खोल और बंद कर रहा होता है। समीर उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहता है, मेरी आंखों में देख तो एक बार,
अभी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर देखते हुए कहता है, हाँ तो क्या हो गया, मैं तेरी तरफ देख नहीं सकता हूँ क्या? और ये बोलते हुए वह वापस से अपनी नजरें उससे फेर लेता है। समीर कहता है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है मुझे कि कितना तुम मुझसे नजरें मिला रहा है। समीर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो अभी अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखें खोलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह समीर के गले लग जाता है और कहता है, मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि उसने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने उसके लिए हर परेशानी का सामना किया और उसने अपने लिए फैसला ले लिया। वह अच्छे से जानती थी कि मेरा उस बच्चे से क्या लगाव था, फिर भी उसे अपने साथ लेकर चली गई। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उसके लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी माफ नहीं करूंगा। समीर उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, अभी अपने आप को संभाल। अब ये सब कुछ हो चुका है, इन सबको याद करके अपने आप को और तकलीफ मत दे प्लीज। अभी उससे अलग होता है और कहता है, तू भी ये बात अच्छे से जानता है ना कि मेरा क्या लगाव है उस बच्चे के साथ? फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? समीर, वह इतनी मतलबी कैसे हो सकती है? समीर कहता है, रोशनी ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, और मैं यहाँ उसकी कोई तरफदारी भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसने कुछ सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा ना। अब मन्नू कहता है, उसका कोई भी सोचना समझना सही नहीं था। उसे कोई हक नहीं था मुझे ऐसे तड़पाने का। उसने उस बच्चे को जन्म दिया तो उसका हक हो गया उस बच्चे पर, और मैं जो उस बच्चे को अपना सब कुछ मान बैठा था उसका कुछ नहीं। समीर कहता है, अभी मैं तेरी भावनाओं को समझ रहा हूँ। नहीं, मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं क्यों इतना तकलीफ में हूँ और किसी और क्या? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों इतना तकलीफ में हूँ। मैं तो खुद रोशनी से कहता था कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसे बच्चे को उसकी माँ को दिलवाने के लिए सब कर रहा हूँ, और अब तो सच में वह बच्चा अपनी माँ के पास है। फिर मुझे इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। बात यह है कि मैं कुछ ज़्यादा ही लोगों से एक्सपेक्ट कर लेता हूँ। मैं सब कुछ भुला दूंगा, भूल जाऊंगा कि वह लोग कभी मेरी ज़िंदगी में आए भी थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ पहले जितनी नॉर्मल हो जाएगी, है ना? अभी समीर के चेहरे पर देखने लगता है। समीर बस उसके चेहरे को देख रहा होता है, वह कुछ भी नहीं बोलता है। अभी दूसरी तरफ देखने लगता है। रितु जी और रणविजय जी दोनों अपने हॉल में बैठे हुए होते हैं। रितु जी कहती हैं, अभी के पास चलें, मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा है। दिल करता है उसके पास बैठकर उससे बातें करूं और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊं। रणविजय जी कहते हैं, सही कह रही हो तुम, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। चलो उसके रूम में चलते हैं। रितु जी कहती हैं, हाँ ठीक है चलो। वह दोनों जब अभिमन्यु के कमरे में जाते हैं तो वहां पर वो नहीं होता है। उसका फोन वही कमरे में ही टेबल पर रखा हुआ होता है। रितु जी कहती हैं, ये इस वक्त कहाँ चला गया? रणविजय जी कहते हैं, शायद मुझे पता है वह कहाँ गया है। रितु जी हैरानी से कहती हैं, कहाँ? रणविजय जी कहते हैं, तुम बस आओ मेरे साथ। वह लोग टेरेस की तरफ जाने लगते हैं। रितु जी कहती हैं, हम टेरेस पर क्यों जा रहे हैं? रणविजय जी कहते हैं, क्यों, तुम्हें याद नहीं है कि बचपन में जब अभी कभी दुखी होता था या नाराज होता था तो वह यहीं टेरेस पर आ जाया करता था? रितु जी रुक जाती हैं और उनके चेहरे पर देखकर कहती हैं, वह बचपन की बात थी और अब अभी बड़ा हो गया है, वह अब क्यों यहाँ आएगी? रणविजय जी कहते हैं, चलो आओ देख लेते हैं। रितु जी कहती हैं, ठीक है। रणविजय जी और रितु जी जब टेरेस पर आती हैं तो देखते हैं कि अभी वहाँ नीचे बैठा है और एक पैर उसका नीचे पूरा फैला होता है और दूसरा पैर आधा मुड़ा होता है, और घुटने पर अभिमन्यु अपना हाथ रखे होता है और वह आसमान की तरफ देख रहा होता है। रणविजय जी कहते हैं, मैंने कहा था ना। रितु जी अपना सिर हाँ में हिलाती हैं। रणविजय जी वहां उसके पास जाकर बैठते हैं तो अभी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगता है और वह सामने खड़ी रितु जी को देखता है और कहता है, मम डैड, आप लोग यहाँ पर? रणविजय जी कहते हैं, हाँ हमने तुम्हारे सीक्रेट जगह के बारे में पता कर लिया। रितु जी भी वहीं बैठ जाती हैं और कहती हैं, वैसे यहाँ पर बैठकर अच्छा लगता है क्या? कभी मुझे मौका नहीं मिला यहाँ बैठने का। अभी बस हैरानी से उन दोनों के चेहरे पर देख रहा होता है। रणविजय जी कहते हैं, क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकते हैं क्या? अभी कहता है, बिल्कुल बैठ सकते हैं। रणविजय जी कहते हैं, तो फिर तुम इस तरह से हम लोगों को हैरानी से क्यों देख रहे हो? अभी कहता है, चलिए ना, मैं अपने रूम में ही जा रहा था। आप लोग यहाँ बैठेंगे ना तो आपको सर्दी लग जाएगी। चलिए ना, रूम में चलकर बैठते हैं। रणविजय जी कहते हैं, नहीं,
हम तो यहीं पर बैठेंगे। रितु जी कहती हैं, हाँ तुम यहाँ पर बैठ सकते हो, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? तभी रणविजय जी छींकते हैं। अब मन्नू कहता है, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि डैड यहाँ बैठेंगे तो उनकी तबीयत खराब होगी। रितु जी कहती हैं, रणविजय तुम जाओ नीचे जाकर आराम करो, मैं यहाँ अभी के साथ बैठूंगी। रणविजय जी दोबारा छींकते हुए कहते हैं, क्यों बैठोगी अकेले, मैं भी रहूंगा ना, क्यों? अभी अभी खड़ा हो जाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, प्लीज चलिए ना। रणविजय जी कहते हैं, लेकिन अभी कहता है, मम आप भी समझाइए, मैं कुछ कह रहा हूँ तो ये सुन ही नहीं रहे हैं। रणविजय जी कहते हैं, अरे तुम तो अपनी पार्टी बदल रहे हो। अभी कहता है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो मैं क्या करूँ? रितु जी कहती हैं, सही कह रहे हो, लगता है मुझे ही डांटना होगा। रणविजय जी मुस्कुराकर कहते हैं, अरे मत डांटो, मैं चल रहा हूँ। अभी मुस्कुराने लगता है। वह सभी नीचे आ जाते हैं और हाल में बैठ जाते हैं। उन दोनों के चेहरे पर देखकर अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ आप दोनों जानबूझकर मेरे आसपास होते हो और ऐसी बातें करते हो जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आए। सच में अपने बच्चों को उनके पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं समझ सकता और ना ही कोई उनकी केयर कर सकता है। थैंक यू मम डैड, आई लव यू। आई प्रॉमिस कि मैं अपनी वजह से आप लोगों को तकलीफ नहीं होने दूंगा, और खासकर मम आपको। मैंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है ऐसे लोगों की वजह से जो बिल्कुल भी मेरा साथ डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको खुशी दूंगा, आई प्रॉमिस। रोशनी को नींद नहीं आ रही होती है। वह काफ़ी देर तक अपने कमरे में ही इधर से उधर टहलती है, लेकिन फिर भी उसे वहाँ घुटन होने लगती है, तो वह कमरे से बाहर आ जाती है और वहाँ भी वैसे ही टहलने लगती है। तभी वरुण उसे देखता है और उसके पास आ जाता है और कहता है, क्या हो गया रोशनी, तुम इस तरह से क्यों टहल रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? रोशनी उसके चेहरे पर देखती है और फिर अपना रास्ता बदलकर वापस कमरे में जाने लगती है। वरुण कहता है, क्या हुआ, तुमने मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? रोशनी उसके चेहरे पर देखकर कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। वरुण धीरे से कहते हैं, रोशनी मैं जानता हूँ कि मैंने जो भी किया उसे तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक है ना, तो प्लीज तुम वह सब कुछ मत सोचो। रोशनी उसको घूरते हुए कहती है, क्या कहा? सब कुछ ठीक है? और कैसे हुआ सब कुछ ठीक? और ये इसका फैसला तुमने कैसे कर लिया कि सब कुछ ठीक हो गया है? मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए आई हूँ, और इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि मैंने तुम्हें और शेफाली को माफ कर दिया होगा। कभी भी नहीं। जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, वह मैं आखिरी सांस तक नहीं भूल सकती। आंटी जी ने मुझसे कहा कि मेरे बच्चे को तुम दोनों के प्यार की भी ज़रूरत है, और तुम दोनों का साथ भी उसके लिए ज़रूरी है। तुम लोगों ने जो किया है मेरे साथ, वह मैं तुम लोगों के साथ नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं तड़पते देखना चाहती थी किसी को भी उसके बच्चे के लिए, इसलिए मैंने आंटी की बात मान ली। लेकिन इसका मतलब मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं सब कुछ भूलकर तुम लोगों के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरा रिश्ता सिर्फ इस बच्चे के साथ है और किसी के साथ नहीं, समझे? वह वहाँ से चली जाती है। वरुण को रोशनी की बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती हैं। वह अपने आप से कहता है, नहीं रोशनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें हमें माफ़ करना ही होगा और हम बिल्कुल हैप्पी फैमिली की तरह रह सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी माफ़ी ले सकूं, क्योंकि जब भी तुम्हारा चेहरा देखता हूँ ना, तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है कि मैंने कैसे तुम्हारे साथ इतना गलत कर दिया। रोशनी के अपने कमरे में चले जाने के बाद भी वरुण काफी देर तक वहीं पर होता है। कुछ देर बाद वह अपने आप से कहता है, एक बार जाकर देख लेता हूँ रोशनी अभी भी सोई है या नहीं। शायद यहाँ पर रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। वैसे भी उसे आए हुए अभी 2 दिन ही तो हुए हैं, तो उसका इस तरह से बेचैन होना तो लाजमी है। एक बार मैं देख लेता हूँ। वो रोशनी के रूम में जाता है तो देखता है उसके कमरे की लाइट अभी भी ऑन होती है, लेकिन रोशनी सो रही होती है और उसका हाथ उसके बच्चे के सिर पर होता है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वह उसके सर को सहलाते सहलाते ही सो गई होगी। वह उसके चेहरे पर देखता है और फिर वहां से कमरे को आराम से बंद करके बाहर निकल जाता है। तभी शेफाली उसे देख लेती है और उसके पास आकर कहती है, वरुण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेफाली को इस तरह वहां देखकर एक पल के लिए तो वरुण घबरा जाता है। शेफाली कहती है, क्या हो गया, मुझे देखकर इस तरह घबरा क्यों रहे हो? और तुम ये रोशनी के कमरे के बाहर क्यों हो?
वरुण कहता है, शेफाली पहले तो तुम धीरे बोलो, अंदर वह सो रही है। शेफाली हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी करके कहती है, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? वरुण कहता है, हाँ, तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? तुम आधी रात को किसी के कमरे के बाहर आकर इस तरह से चिल्लाओगी तो किसी की नींद खराब होगी ना। और मैं भी क्या पागल की तरह तुम्हारे साथ यहाँ बात कर रहा हूँ? इधर आओ। वो शेफाली का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए वहां से ले जाता है और कहता है, अब बोलो तुम्हें क्या कहना है? शेफाली गुस्से से कहती है, तुम रोशनी के कमरे के बाहर क्या कर रहे थे? तुम उसके कमरे में गए थे क्या? वरुण कहता है, हाँ गया था तो। शेफाली गुस्से से ज्यादा हैरानी से कहती है, क्यों गए थे तुम उसके कमरे में? वरुण कहता है, अपने बच्चे को देखने गया था। तुम्हें तो लगता है जैसे हमें बच्चे से कोई लगाव ही नहीं है। जब से वह यहाँ आई है तब से हमारा बच्चा उसके पास ही होता है, और अब उसके बिना सोने की आदत नहीं है मुझे। वह करीब नहीं रहता है तो मुझे नींद नहीं आती। तो बस इसलिए देखने गया था कि अगर वह जाग रहा होगा तो मैं उसे ले आऊंगा अपने पास। शेफाली कहती है, जब आधी रात को वह रोता था तब तो तुम परेशान हो जाया करते थे, और अब तुम्हें उसके बिना नींद नहीं आ रही है। वरुण, तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? वरुण गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे ये जरूर समझ में आ रहा है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कम ऑन शेफाली, अपने आप को ना थोड़ा सा अपनी घटिया सोच से ऊपर करो, समझी? शेफाली गुस्से में कहती है, मेरी घटिया सोच क्या है, जरा मैं भी तो जानूं। वरुण कहता है, वह तो तुम्हें ही पता होगा ना। शेफाली कहती है, वरुण, मैं तुम्हारे बदले बिहेवियर को पिछले कुछ दिनों से अच्छे से नोटिस कर रही हूँ। तुम्हें पता है तुम मेरे साथ ढंग से बात भी नहीं कर रहे हो। वरुण कहता है, तो तुम अपनी हरकतों को भी तो देखो, तुम्हारी हरकतें भी तो वैसी ही हैं। तुम हर नॉर्मल चीज को इतना क्यों ओवर लेने लगती हो? इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ कर दिया है तुमने। मुझे तो लगता है तुमसे बात करना ही बेकार है। वह वहां से गुस्से से चला जाता है। शेफाली उसे पीछे से आवाज लगाती है, लेकिन वरुण फिर भी नहीं रुकता है। शेफाली कहती है, वरुण, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आज पहली बार तुमने मुझ पर इस तरह से चिल्लाया और मुझे इस तरह से नाराज करके चले गए। नहीं, मैं यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वह कमरे में उसके पीछे जाती है तो देखती है वरुण चुपचाप बेड पर बैठा हुआ होता है। शेफाली उसकी तरफ चुपचाप देखने लगती है। वरुण उठकर उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, वेरी सॉरी शेफाली, पता नहीं मैंने क्यों इस तरह से तुम पर चिल्ला दिया। सॉरी, मैं आज के बाद इस तरह से कभी भी रिएक्ट नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। शेफाली कहती है, आज माफ कर देती हूँ, आइंदा से ऐसा कुछ भी करोगे ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वरुण कहता है, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्रॉमिस। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, बस आज के लिए कर दो प्लीज। शेफाली मुस्कुराकर कहती है, ठीक है। वरुण उसके सिर पर किस कर देता है और कहता है, चलो सो जाते हैं, रात काफी हो गई है, सुबह ऑफिस भी तो जाना है। शेफाली मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। अभी किसी फाइल को देखता है और अपने एक एम्प्लॉय को बुलाकर उसके इम्पोर्टेंट पेपर के बारे में पूछता है। तो वह कहता है, सर मैं देखता हूँ कि उस पर काम कौन कर रहा है। अभी कहता है, जल्दी करो, वो बहुत अर्जेंट है। वह एम्प्लॉय चेक करता है और कहता है, सर उस पर तो रोशनी जी काम कर रही थी, लेकिन वह तो पिछले कुछ दिनों से आई ही नहीं है, तो उस पर काम पूरा नहीं हुआ है। अभी गुस्से से कहता है, तो नहीं आई है तो काम नहीं होगा क्या? उस फाइल को किसी और को दे दो, कोई और उस पर काम करेगा, और उसे रहने दो। जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे बताना और इसे लेकर आना। और भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया था, तो उसके भी कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स मुझे चाहिए, तो वह लाकर दो मुझे। वो कहता है, सर अभी जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनका जो भी बजट का काम था वह रोशनी जी ही देख रही थी, लेकिन वह तो आई नहीं। अभी गुस्से में कहता है, क्या पूरा ऑफिस वही चलाती है जो सारा इम्पोर्टेंट पेपर उसी के पास था? और कोई एम्प्लॉय है या नहीं इस ऑफिस में? वह एम्प्लॉय अभी के ऐसे तेज आवाज से बोलने से एक बार के लिए तो कांप ही जाता है। अभी उसको घूरते हुए कहता है, क्या हुआ, इस तरह से स्टैचू बनकर क्यों खड़े हो? जवाब दो मेरी बातों का। क्या और नहीं है कोई इस कंपनी में एम्प्लॉय? सारा काम वो ही करती थी ऑफिस का। वह थोड़ा सोचकर और डरते हुए कहता है, सर वो आपने ही तो कुछ मेजर प्रोजेक्ट उन्हें देने को कहा था, और अभी आप जिसकी फाइल मांग रहे हैं वह सारे मेजर प्रोजेक्ट ही है। अभी कहता है, हाँ तो ठीक है, मुझसे गलती हो गई जो मैंने ऐसा कर दिया। अब क्या इस गलती के लिए मुझे सजा मिलेगी? और क्या सजा मिलेगी?
सजा तो मैं भुगत ही रहा हूँ किसी पर भरोसा करने की। उस एम्प्लॉय को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि अभी की बातों का वह क्या जवाब दे। वह बस चुपचाप उसके चेहरे पर देख रहा होता है। अभी कहता है, अब मेरा चेहरा क्यों देख रहे हो? क्या मेरा चेहरा देखने से सारा काम हो जाएगा? ऑफिस में ही सारे फाइल्स होंगे ना, सबको कलेक्ट करो ढंग से और अलग अलग एम्प्लॉयज़ को दो और सब पर जल्दी से जल्दी काम करो। मैं किसी भी डील में अब किसी तरह की डिले नहीं चाहता हूँ, समझे? वह कहता है, ओके सर। वैसे एक बात पूछूं? अभी चिल्लाते हुए कहता है, हाँ तो मैंने तुम्हें कोई सवाल पूछने से मना किया है जो मुझसे पूछ रहे हो? क्यों तुम लोगों को टाइम वेस्ट करना पसंद है? वह कहता है, सर तो क्या रोशनी जी नहीं आएंगी? जो काम उनको दिया है अगर वह किसी और को दे देंगे तो उनको बुरा लगेगा। अभी कहता है, ओह तुम्हें बहुत परवाह है लोगों की। ठीक है, एक काम करो, तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर दो और निकलो। मुझे यहाँ हर किसी को अपने सवाल का जवाब नहीं देना है। वह एम्प्लॉय घबराकर कहता है, सॉरी सर, मैं तुरंत सारे काम को करवाता हूँ। अभी कहता है, जाओ यहाँ से और मुझे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करो। वह अपना सर हाँ में हिलाकर तुरंत वहां से निकल जाता है। अभी गुस्से से कहता है, हद होती है लापरवाही की भी। इन लोगों को काम करने के लिए रखा है और उनके बहाने ही खत्म नहीं होते हैं। वह अपने चेयर पर आराम से बैठ जाता है और एक फाइल पर काम करने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर जाती है जिस पर बैठकर रोशनी काम करती थी। अभी अपने केबिन में एक प्यून को बुलवाता है और जब वह आता है तो वह उस पर भी चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कल ही कहा था ना कि इस टेबल को यहाँ से हटवाओ, तो ये अभी तक हटा क्यों नहीं है? वह कहते हैं, सर ये काफ़ी हैवी है, कोई मिला नहीं इसलिए मैंने नहीं अभी तक इसे हटवाया। अभी उसको भी गुस्से से कहता है, बहाने बनाना कोई तुम लोगों से सीखे। अभी मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और मेरे वापस आने के बाद अगर ये टेबल यहाँ रहा तो तुम इस ऑफिस में नहीं दिखोगे किसी को भी, समझे? वह अपना सर हमें हिला देता है। अभी एक फाइल उठाकर वहां से निकल जाता है। रणविजय जी और रितु जी अभी की इस गुस्से भरी आवाज को जब सुनते हैं तो वह दोनों भी काफी हैरान होते हैं। रितु जी रणविजय जी से कहती हैं, देखा मैंने कहा था ना कि रोशनी हमारे परिवार के लिए मुसीबत बनेगी। देख लिया तुमने, इसने अभी को क्या से क्या बना दिया है। हर किसी पर अभी पिछले कुछ दिनों से किस तरह से चिल्ला रहा है। रणविजय जी कहते हैं, तुम जानती हो कि हमारा अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। रितु जी कहती हैं, तो मैं भी तो वही बोल रही हूँ, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। रणविजय जी कहते हैं, समीर से कहो ना कि वह अभी को अपने साथ बाहर ले जाया करे, थोड़ा अपने दोस्तों से मिलेगा तो उसे अच्छा लगेगा। रितु जी कहती हैं, तुम्हें लगता है कि मैंने अभी तक तुम्हारे कहने का इस बात का इंतजार किया होगा? मैंने समीर से कहा और उसने अभी से बात भी की, लेकिन हमेशा की तरह उसने बहाना बना दिया, तो क्या करूं? रणविजय जी कहते हैं, तो हम इस तरह से तो छोड़ नहीं सकते ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रितु जी कहती हैं, तो क्या करेंगे हम? रणविजय जी कहते हैं, मैं कुछ सोचता हूँ। रितु जी कहती हैं, प्लीज कुछ करो, अब मैं अपने अभी को इस तरह से नहीं देख सकती। वरुण जब सुबह हॉल में आता है तो देखता है रोशनी वहां पर बैठी हुई है और ईशान उसकी गोद में ही है। वह मीना जी को वहां पर बुलाता है और कहता है, क्या यहाँ रोशनी आ गई है? तो हमेशा बच्चे की ड्यूटी उसी की है? कभी कभी आप भी अपना काम कीजिए, उसे थोड़ा कभी कभी फ्री भी रहने दीजिए। रोशनी हैरानी से वरुण की तरफ देखने लगती है। वरुण कहता है, तुम ईशान को इनको दे दो और बैठकर आराम से नाश्ता करो। रोशनी थोड़ी कड़क आवाज में कहती है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या करना है वह मुझे अच्छे से पता है। वरुण कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नाराजगी है हम लोगों से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखोगी। रोशनी कहती है, मुझे किसी की परवाह की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना ख्याल रखना आता है, तो प्लीज़ अपने नाटक दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सबको बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे सामने ये नाटक मत करो। वरुण मीना जी की तरफ देखकर कहता है, इसका ब्रेकफास्ट यहीं पर मंगवा दीजिए। मीना जी अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चली जाती हैं। रोशनी कुछ कहना चाहती है तो वरुण कहता है, तुम्हें खाने पीने से क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी नाराजगी हमसे है तो हमसे रखो। वैसे भी ईशान की माँ को कुछ हो जाएगा तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। ईशान को उसकी माँ की बहुत ज़रूरत है। उसके ऐसे बोलने पर रोशनी उसके चेहरे पर देखने लगती है। वरुण वहां से चला जाता है। शेफाली भी उसकी बातें सुनती है तो वह भी काफ़ी हैरान हो जाती है। वह कहती है, ये वरुण को हो क्या गया है
कि इस रोशनी की कुछ ज़्यादा ही परवाह नहीं कर रहा है। नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। कल भी फालतू की मेरी वजह से हम दोनों के बीच कितनी लड़ाई हो गई। वो तो वरुण कभी भी मुझ पर नाराज होकर नहीं रहता, इसलिए। वरना मैं ये सब कुछ सोचूंगी ना, तो हमारे बीच और प्रॉब्लम ही बढ़ेगी। नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। अभी जब घर वापस आता है तो उसके घर के बाहर से ही म्यूजिक बजने की आवाज़ आ रही होती है। वह काफ़ी हैरान होता है कि इस तरह से उसके घर के बाहर से म्यूजिक की आवाज़ क्यों आ रही है। वह घर के अंदर जाता है तो देखकर हैरान होता है, क्योंकि वहाँ पर उसके कुछ पुराने दोस्त समीर और कशिश भी होते हैं और काफ़ी लाउड म्यूजिक भी बज रहा होता है। वहाँ पर रितु जी, रणविजय जी भी होते हैं और वह भी उन लोगों के साथ बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी ये सब कुछ देखता है तो हैरानी से अपने पेरेंट्स की तरफ देखने लगता है। रणविजय जी कहते हैं, अभी तुमने आने में काफ़ी देर कर दी। हमारी पार्टी तो काफ़ी देर से चल रही है। अभी धीरे से कहता है, ये सब कुछ क्या है डैड? रणविजय जी कहते हैं, वो सुनाई नहीं दे रहा है। अगर तुम हमारी पार्टी में आना चाहते हो तो जल्दी से चेंज करके आ सकते हो। समीर कहता है, अंकल इसमें चेंज करने की क्या ज़रूरत है? ये ऐसे भी तो हमारे साथ चिल कर सकता है। क्यों? उसका दूसरा दोस्त कहता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। अभी बस चुपचाप उन लोगों के चेहरे पर देखने लगता है। रणविजय जी कहते हैं, मुझे लगता है ना, शायद ये ऑफिस का काम करके ना थक गया है, तो हम इसे जाने देते हैं। जाकर रेस्ट कर लेगा। जाओ तुम जाकर रेस्ट करो। अभी हंसते हुए वहां पर बैठ जाता है और उन लोगों के साथ वह भी बातें करने लगता है। काफी देर तक सभी बैठते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, काफी पुरानी बातें होती हैं। ज्यादातर उसमें अभी के स्कूल के ही फ्रेंड होते हैं, इसलिए वह लोग उनके बचपन के भी कितने किस्से शेयर करते हैं। रणविजय जी और रितु जी बस बैठे उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं और अभी के चेहरे की मुस्कुराहट से दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। करीब आधी रात के आसपास उसके दोस्त जाने लगते हैं। उसका एक दोस्त कहता है, सच में अभी तू बहुत लकी है कि तुम्हारे पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं जिन्होंने घर पर ही पार्टी रखी है। अंकल ये बहुत ही अच्छा था। सच में हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता एक दूसरे से मिलने का, लेकिन आपने पार्टी रखकर बहुत अच्छा काम किया है। अगर फिर आपका मन हो तो प्लीज ऐसे ही पार्टी वापस से रखवाइएगा। रणविजय जी हंसते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स बेटा। वह सब लोग चले जाते हैं, सिर्फ समीर और कशिश रह जाते हैं। समीर कहता है, अंकल सच में पार्टी बहुत अच्छी थी। आपने सब कुछ बहुत अच्छा करवाया था। रणविजय जी कहते हैं, तुम्हें पता है, मैं जब कॉलेज में था ना, तो मेरे सारे फ्रेंड्स कहते थे कि मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर बन जाऊं, लेकिन नहीं बन पाया। वैसे मैं बन सकता हूँ ना, स्केप तो है। क्यों कशिश बेटा? कशिश कहती है, बिल्कुल अंकल, और मुझे भी काम दे दीजिएगा। मुझे भी इन सब में बहुत इंटरेस्ट है। रणविजय जी रितु जी की तरफ देखकर कहते हैं, देखा तुमने, तुम मेरी क्वालिटी को नहीं पहचानती, बच्चे पहचान लेते हैं। रितु जी कहती हैं, हाँ बिल्कुल। समीर कहता है, अंकल हम लोग भी चलते हैं, फिर मिलते हैं। रणविजय जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल। वह दोनों भी वहां से चले जाते हैं। रणविजय जी अभी की तरफ देखकर कहते हैं, और अभी कैसी रही पार्टी? मजा आया? अभी बिना कुछ बोले उनके गले लग जाता है और कहता है, थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। रणविजय जी भी कुछ नहीं बोलते हैं, उसकी पीठ को बस सहला देते हैं। वरना जी किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती हैं और कहती हैं, हाँ मैं जानती हूँ कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अभी यहाँ भी कुछ दिन मेरा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आ जाऊँगी, तुम परेशान मत हो, ठीक है? तुम बाकी की सारी तैयारी रहने दो, मैं आकर करवाती हूँ। तभी वरुण और शेफाली भी वहाँ पर आकर बैठते हैं। शेफाली कहती है, क्या बात है माँ, किससे बात कर रही थी? करुणा जी कहती हैं, मोहित का फ़ोन था। वह कह रहा था कि धरा के घर वाले कुछ रस्मों के लिए कह रहे थे और फिर शादी की तारीख भी नज़दीक आ रही है, तो उसकी भी कुछ तैयारी करनी है। शेफाली कहती है, माँ अभी पूरा 1 महीना बाकी है, तो इसमें इतना क्या जल्दी है उन लोगों को? करुणा जी कहती हैं, तैयारी भी तो करनी होगी ना। शेफाली कहती है, क्या तैयारी करनी है माँ? सब कुछ तो बुक हो चुका है और बाकी जो भी शॉपिंग वगैरह करना है वह हम लोग यहाँ से कर लेते हैं ना, फिर प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। करुणा जी कहती हैं, हाँ ठीक है, लेकिन करना तो होगा ना। रणविजय कहता है, तो माँ एक काम करते हैं ना, आज से ही हम शॉपिंग शुरू कर देते हैं। वैसे भी यहाँ करें या वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है? करुणा जी कहती हैं, यहाँ से करते तो धरा की पसंद की चीज़ें ले लेते ना। शेफाली कहती है, माँ वह क्या पसंद करेगी, और वैसे भी उसकी पसंद की चीज़ें
अगर उसे दिलवाएंगे ना तो फिर हमारी इज्जत खराब होगी। मैं उसके लिए सब कुछ यहाँ से वेस्ट सिलेक्ट कर लूँगी। करुणा जी कहती हैं, ऐसा तुम्हें लगता है ना कि तुम उसके लिए जो करोगी वो बेस्ट होगा, लेकिन जो वह खुद के लिए सिलेक्ट करेगी वह उसके लिए बेस्ट होगा। शेफाली कहती है, माँ आपको क्या मुझसे प्रॉब्लम है? मैं कुछ भी कहती हूँ आप मेरी बात काट देती हो। मेरे भी कुछ शौक है ना। वह मेरे भाई की होने वाली वाइफ है, तो मैं उसके लिए कुछ भी पसंद करूँगी तो क्या उसे पसंद नहीं आएगा? करुणा जी कहती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन उसकी शादी है तो उसके कुछ अरमान होंगे ना। शेफाली कहती है, ठीक है ना, तो फिर हम उसे उन सब चीज़ों की तस्वीर भेज देंगे, वह उनमें से कुछ सिलेक्ट कर लेगी। अब वहाँ से जाकर खरीदारी करना, फिर उसमें समय भी तो काफ़ी लगेगा ना, और मैं अभी आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। करुणा जी कुछ भी नहीं बोलती हैं। वरुण कहता है, हाँ माँ, यहाँ से ही सब कुछ कर लेते हैं ना। और शेफाली सही कह रही है, जो भी उसे चाहिए होगा हम या तो उसकी कुछ रेफरेंस ले लेंगे या फिर यहाँ से कुछ रेफरेंस भेज देंगे और उनमें से वह कुछ सिलेक्ट कर लेगी। करुणा जी कहती हैं, ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। अगर वह इस बात के लिए तैयार हो जाएगी तो फिर ऐसा ही कर लेंगे। शेफाली कहती है, माँ वह जरूर तैयार हो जाएगी, और आप उससे पूछेंगी क्यों? उसके घर वाले जो उसके लिए लेना चाहते हैं वो सब वह लोग ले लेंगे, और जो हम लोग चाहते हैं वह हम लोग ले लेंगे। करुणा जी कहती हैं, ठीक है, जैसा तुम लोग ठीक समझो। वरुण कहता है, तो आप लोग आज ही शॉपिंग के लिए चले जाइए और कुछ शॉपिंग कर लीजिएगा। करुणा जी कहती हैं, हाँ ये भी ठीक रहेगा। शेफाली कहती है, लेकिन आज तो ऑफिस में अर्जेंट काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन अभी तुमने कहा कि तुम माँ के साथ शॉपिंग करोगी, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। वरुण बोलता है। शेफाली कहती है, वरुण तो तुम भी जानते हो मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रही हूँ। करुणा जी कहती हैं, तो तुम उस पर क्यों गुस्सा कर रही हो? रहने दो, कोई बात नहीं है। वरुण एक काम करो बेटा, मेरी टिकट करवा दो, मैं चली जाती हूँ। शेफाली कहती है, माँ फिर से तुम क्या? मेरी खुद की माँ मुझे नहीं समझती, मैं दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करूँगी? शेफाली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वरुण कहता है, माँ प्लीज आप उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, पता नहीं आजकल कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रही है, मैं उसे समझाता हूँ। करुणा जी कहती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसे कुछ भी कहने की। वरुण कहता है, माँ वह तो जिद करती है, आप तो कम से कम जिद मत कीजिए, आप यहाँ रुक जाइए ना प्लीज़। करुणा जी कहती हैं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, वैसे भी मेरे ईशान के बिना कहीं मन भी नहीं लगता। वरुण कहते हैं, ठीक है माँ, तो मैं शेफाली से बात करके आता हूँ। करुणा जी अपना सर हाँ में हिला देती है। अभी अपने केबिन में जा रहा होता है, तभी वह देखता है कि एक लड़की रिसेप्शन पर किसी बात को लेकर बहस कर रही है। अभी पहले तो इस बात को इग्नोर करता है, लेकिन वह काफ़ी तेज आवाज़ में बोल रही होती है, तो वो वहाँ पर जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है, क्या चल रहा है यहाँ पर, और ये इतना शोर क्यों मचा हुआ है? वह अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है, सर ये बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हैं। एक्चुअली इनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये लेट हो चुकी हैं, तो हम इनका इंटरव्यू नहीं ले सकते, तो ये बस इसलिए जिद कर रही हैं। अभी उसकी तरफ देखता है, अगर आपका टाइम बीत चुका है तो फिर आप बहस क्यों कर रही हैं? इसमें आपकी गलती है ना? वह कहती है, सर मैं लेट नहीं आई थी, मैं आपके ऑफिस के लिफ्ट में अटक गई थी, तो उसमें मेरी क्या गलती है? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, तो मुझे इंटरव्यू क्यों नहीं देने दिया जा रहा है? दिस इज़ नॉट फेयर। रिसेप्शनिस्ट कहती है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना, गलती आपकी है। अभी कहता है, इनका इंटरव्यू लेने को कह दो। रिसेप्शनिस्ट हैरानी से उसकी तरफ देख रही होती है, तो अभी कहता है, मेरी तरफ मत देखो, इन्फॉर्म करो और इनका इंटरव्यू कराओ। वह लड़की काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अजनबी की मदद की, इट्स मीन्स ए लॉट फॉर मी। अभी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं होता। वह कहता है, टाइम वेस्ट मत करो, जाकर अपना इंटरव्यू दो। वह वापस से थैंक यू बोलकर इंटरव्यू रूम की तरफ बढ़ जाती है। अभी रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर कहता है, कुछ चीज़ों में ना रूल को साइड में रख लिया करो और सही बात को समझा करो, समझी? वो अपना सर हाँ में हिलाती है। रणविजय जी अभी की बात सुनते हैं तो अपने मन में कहते हैं, मुझे सच में समझ में नहीं आता
इतना सब कुछ हुआ, फिर भी किसी के साथ अच्छा करने से कभी पीछे नहीं हटता है। सच में मुझे बहुत गर्व है मेरे बेटे पर। वरुण के समझाने के बाद शेफाली अपना काम छोड़ देती है और करुणा जी के साथ वह शॉपिंग के लिए तैयार हो जाती है। करुणा जी अपने साथ ईशान को भी ले जा रही होती हैं, तो शेफाली कहती है, माँ अब इसे लेकर जाओगी तो ये कहाँ हमें शांति से शॉपिंग करने देगा, और हमारा फोकस इस पर ही रहेगा तो हम कैसे शॉपिंग कर पाएंगे। करुणा जी कहती हैं, हाँ ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी घर पर रोशनी तो है ही, वह उसका ध्यान रख लेगी। यह सुनते ही शेफाली को गुस्सा आने लगता है। वह कहती है, माँ लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ शॉपिंग ईशान के लिए भी कर लेते हैं ना। वैसे भी वह भी अपने मामा की शादी में जाएगा तो उसके लिए भी कुछ तो अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए होंगे। कर्णा जी कहती हैं, तो तुम क्या सोच रही हो, अभी तुमने खुद मना किया ना। शेफाली कहती है, तब मैंने इस बात को नहीं समझा था। कोई बात नहीं, हम ईशान को भी लेकर चलते हैं। वैसे भी मीना जी हमारे साथ रहेंगी तो वह उसे संभाल लेंगी। करुणा जी कहती हैं, हाँ ठीक है। वरुण कहता है, वैसे एक काम करो ना, रोशनी को भी अपने साथ ले जाओ। शेफाली हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, तो वह कहता है, उसे धरा की पसंद पता होगी, वह कुछ दिन रही है ना उसके साथ, और फिर ईशान भी उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। मीना जी के साथ वो उतना कंफर्टेबल नहीं रह पाएगा, और वो तुम्हारी शॉपिंग में भी मदद कर देगी। शेफाली कुछ कह रही होती है, तभी करुणा जी कहती हैं, हाँ वरुण, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, रोशनी को भी ले जाते हैं अपने साथ। वैसे भी वह बच्ची घर में ही बैठी हुई है, पिछले हफ्ते से वह यहाँ पर है और अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। मैं कितना कहती हूँ तब जाकर वह हॉल में बैठती है, उसका भी मन बहल जाएगा। ठीक है, मैं उसे कह देती हूँ। शेफाली कहती है, माँ अब उसे कहेंगी, वह तैयार होगी, काफ़ी देर हो जाएगी ना। करुणा जी कहती हैं, कुछ देर नहीं होगी, मैं तुरंत उसे कहती हूँ, वह तुरंत में तैयार हो जाएगी। करुणा जी जब रोशनी को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं तो वह पहले मना कर देती है। करुणा जी कहती हैं, क्या तुम मुझे अपना नहीं समझती, जो मेरी बात नहीं मानती हो। रोशनी कहती है, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर। करुणा जी कहती हैं, भाई जो हम लोग करेंगे शॉपिंग, और वैसे भी तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो और मोहित की शादी में तुम भी हमारे साथ चलोगी, इसलिए तुम्हें भी शॉपिंग करना होगा। रोशनी उनकी तरफ हैरानी से देख रही होती है। करुणा जी कहती हैं, ऐसे क्या देख रही हो, तुम भी चलोगी हमारे साथ। रोशनी इसके लिए तैयार हो जाती है। शेफाली जब रोशनी को देखती है तो वह गुस्सा होने लगती है। वरुण उसके चेहरे पर देखता है तो शेफाली मुस्कुरा देती है और फिर अपने मन में कहती है, मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है रोशनी को इस घर में लाकर। हर कोई उसके ही पीछे लगा हुआ है। मेरी माँ तो पहले से ही उसकी भक्त बनी हुई थी, और अब पता नहीं वरुण को क्या हो गया है, वह हर बात में उसे शामिल करता है। नहीं, ये रोशनी कहीं सबको मुझसे ना छीन ले। मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही होगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को बांट रही हूँ उसके साथ। अब मैं अपने किसी और रिश्ते को उसके साथ नहीं बांटूंगी। अभी समीर और कशिश के कहने पर उन लोगों के साथ बाहर लंच करने के लिए आता है। वह लोग जानबूझकर उसके साथ काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं ताकि वह खुश रह सके, और अभी भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा होता है। वह लोग साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं, तभी समीर कहता है, तुम्हें पता है अभी जब मैं कशिश की और अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर गया था ना, तो मैं हमेशा यही सोच रहा था कि अगर इन दोनों के बीच में अभी लड़ाई हो जाएगी तो मैं कैसे मैनेज करूँगा। अभी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। कशिश कहती है, तुम अच्छा कुछ नहीं सोच सकते, तुमने यही क्यों सोचा। समीर कहता है, पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि अगर सच में इन लोगों की लड़ाई हो जाएगी तो मैं किसका साथ दूंगा। अभी तो मेरा रिश्ता उसकी फैमिली के साथ जुड़ा भी नहीं है, अगर मैं उसकी साइड नहीं लूँगा तो फिर कहीं वह लोग नाराज़ हो गए तो, और अगर मैं अपनी फैमिली की साइड नहीं लूँगा तो वह लोग कहेंगे कि अभी शादी से पहले ही मैं बदल गया हूँ। लेकिन फिर भी ऊपर वाले को मुझ पर थोड़ी सी दया आ गई और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी कहता है, इस बार बच गया, लेकिन हर बार नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ प्लान सोच कर रख ले। समीर कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तो। अभी उसकी बात पर मुस्कुराने लगता है। वो लोग लंच कर ही रहे होते हैं कि तभी समीर की नज़र वरुण, शेफाली, करुणा जी और उनके साथ रोशनी पर जाती है।
जो कि कुछ देर पहले वहां पर आते हैं। पर्णा जी रोशनी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रही होती हैं, जिसकी वजह से रोशनी के चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कुराहट होती है। समीर जब उसकी तरफ देखता है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। अभी की नज़र जब समीर की नज़रों का पीछा करती है और वह जब उन लोगों को देखता है तो बस शून्य भाव से उनकी तरफ देखता रहता है। कशिश अचानक से उन दोनों के चुप हो जाने से उनको उस तरफ देखते हुए देखती है तो वह समीर के हाथ पर हाथ रखती है। वह जब कशिश की तरफ देखने लगता है तो कशिश इशारे से अभी की तरफ दिखाती है। समीर जानबूझकर अभी की नज़र उधर से हटाने के लिए कहता है, और पता है तुझे अभी, मैं तो सोच रहा हूँ कि कशिश को भी ये कह दूँ कि अभी से ही इन सब की प्लानिंग कर ले, क्योंकि अगर फैमिली के बीच की कोई प्रॉब्लम आई तो फिर उसे भी तो मैनेज करना होगा ना। अभी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर अपना सर हाँ में हिला देता है। कशिश कहती है, वैसे मुझे लगता है कि तुम लोगों को ना मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलना चाहिए। मुझे अपने लिए बहुत अच्छे ड्रेस लेने हैं, आखिर मेरी शादी होने वाली है। समीर कहता है, नहीं नहीं, तुम्हारे साथ शॉपिंग पर मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। कशिश कहती है, तुम नहीं आओगे तो मत आओ, अभी मेरा अच्छा दोस्त है, वह तो आएगा ना। अभी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, मैं चलता हूँ। वह तुरंत वहां से चला जाता है। जाते हुए भी उसकी नज़र रोशनी के चेहरे पर होती है, जो उन लोगों को दिखाने के लिए झूठी मुस्कुराहट के साथ बैठी होती है। वह लोग वहां पर अभी समीर या कशिश किसी को नहीं देखते हैं। कशिश समीर की तरफ देखकर कहती है, मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा कि रोशनी ने ऐसा कुछ किया। समीर कहता है, बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन इन सब का असर अभी पर हो रहा है। बस जल्दी से जल्दी वह इन सबको भूल जाए और थोड़ा नॉर्मल हो जाए। कशिश कहती है, हम लोग हैं ना, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। अभी ऑफिस जाने के बाद तो कुछ देर के लिए वह सब कुछ भूल जाता है, लेकिन घर आने के बाद जब वह सोने की कोशिश करता है तो वापस से रोशनी को उन लोगों के साथ देखना, उसके चेहरे की मुस्कुराहट, ये सब उसे बेचैन करने लगती है। वह उठकर बैठ जाता है और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, क्यों मुझे इतना फर्क पड़ता है? क्यों मैं यही सब कुछ सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ? नहीं नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा, वरना मैं खुद को और अपने आसपास के लोगों को और सबको परेशान कर दूंगा। और इन सब में मैं सबसे ज़्यादा अपने मॉम डैड को हर्ट करूंगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। अब मनु रोशनी को जब वरुण और उसकी फैमिली के साथ देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वह अपने दिमाग से उन बातों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह जितना सोचता है कि वह उनके बारे में नहीं सोचेगा, वह उतना ही सोच रहा होता है। इसी वजह से उसे रात को नींद भी नहीं आ रही होती है। वह अपने कमरे में काफ़ी देर तक इधर से उधर टहलता है। वह सोचता है कि वह बाहर लॉन में चला जाएगा तो शायद उसे नींद आ जाएगी। वह जा ही रहा होता है, तभी वह देखता है कि उसके मॉम डैड के रूम की लाइट ऑन है और उनकी बात करने की आवाज़ आ रही है। अभी कुछ सोचता और लॉन में न जाकर वह अपने मॉम के रूम के दरवाज़ा नॉक करता है। ऋतु जी और रणविजय जी दोनों हैरान होते हैं कि इस वक्त कौन उनका गेट नॉक कर रहा है, जबकि अभी तो कोई हाउस हेल्प के रहने का भी टाइम नहीं है। रणविजय जी अंदर आने के लिए कहते हैं तो अभी गेट के पास से ही कहता है, मॉम डैड मैं अंदर आ जाऊं? रितु जी कहती हैं, हाँ बिल्कुल, अभी इसमें भी कोई पूछने की बात है। अभी उनके पास आ जाता है। रणविजय जी वहीं बेड पर अपने पास बैठने को कहते हैं। अभी उनके पास बैठ जाता है। रितु जी कहती हैं, क्या बात है अभी, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं, और चेहरा कितना थका थका सा लग रहा है? अभी कहता है, मॉम मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं थोड़ी देर आप लोगों के पास यहाँ बातें कर सकता हूँ? रितु जी कहती हैं, इसमें भी कोई पूछने की बात है। अभी वही साइड में बैठा हुआ होता है तो रणविजय जी कहते हैं, यहाँ आकर हम लोगों के बीच में बैठो। अभी उनकी तरफ देखने लगता है। रणविजय जी कहते हैं, तुम यहाँ आकर हम दोनों के बीच में बैठोगे ना, तो फिर हम लोग दोनों तुमसे अपने अपने पक्ष में बात करवा सकेंगे। आओ। अभी इस बात पर मुस्कुरा देता है। रणविजय जी और रितु जी उसके अगल बगल होते हैं। उसके एक एक हाथ उन दोनों लोगों के हाथ में होते हैं। रणविजय जी कहते हैं, वैसे अभी तुम्हें याद है, एक बार मैंने तुमसे कहा था कि मैं आने वाला हूँ, लेकिन अपनी मम को मत बताना, और फिर क्या हुआ था? अभी मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल डैड, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उसी दिन मम को अपनी एक खास फ्रेंड की बहन की शादी में जाना था और मम ने सारे हाउस हेल्प को भी छुट्टी दे दी थी और वह मुझे लेकर शादी में चली गई थी।
और जब आप घर आए तो आपको कोई मिला ही नहीं था। रणविजय जी कहते हैं, हाँ, और मैं आधी रात को आया था, और वह भी टैक्सी से आया था, और फिर मैं पूरी रात घर के बाहर बैठा हुआ था, जब तक तुम्हारी माँ अपनी फ्रेंड की बहन की शादी से सुबह आ नहीं गई थी। अभी इस बात पर हंसते हुए कहता है, डैड मुझे बहुत अच्छे से याद है। रितु जी कहती हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती थी ना, तुम्हें सरप्राइज देने का शौक था, और क्या हो गया, तुम्हें खुद सरप्राइज मिल गया। ठीक है, मेरा जाना जरूरी था, लेकिन मैं किसी हाउस हेल्प को कहकर जाती, लेकिन तुमने बताया नहीं। रणविजय जी कहते हैं, मैंने अभी को तो बताया था, लेकिन उसके साथ उसे यह भी प्रॉमिस लिया था कि वह तुम्हें ना बताए, तो वह कैसे बताता। अभी कहता है, हाँ डैड, भाई तो, और तब माँ मुझे अपना फ़ोन भी तो नहीं देती थी, वह तो जब आप कॉल करते थे तभी मैं उनका फ़ोन ले पाता था। रितु जी कहती हैं, वैसे एक बात तो है, तुम दोनों ने ना मिलकर मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई हुई है, अपने बहुत सारे सीक्रेट्स रखे हुए हैं तुम लोगों ने। वैसे तो मैं रहती थी अभी के साथ, लेकिन मुझसे ज़्यादा बातें तुम्हारे डैड को तुम्हारे बारे में पता होती थी। रणविजय जी कहते हैं, हाँ, क्योंकि मैं इसके सारे सीक्रेट्स रख लेता था ना, और तुम्हें यह कुछ भी बताता था तो तुम इस पर गुस्सा करने लगती थी। जैसे कि एक बार तुमने उसके लिए बहुत ही अच्छा सा टॉय ट्रेन ला कर दिया था, और उसे इसने किसी अपनी फ्रेंड को दे दिया था, और तुम्हें बताया था तो तुमने उस पर कितना गुस्सा किया था कि तुम उसके लिए कितना ढूंढ कर लाई थी, और उसने किसी और को दे दिया। रितु जी कहती है, मैंने इसलिए गुस्सा नहीं किया क्योंकि उसने किसी और को दे दिया, मैंने इसलिए इस पर गुस्सा किया कि इसने मुझसे ये बात छुपाई थी। रणविजय जी कहते हैं, तो उसे पता था कि उसकी मम कितना गुस्सा करेंगी, तो इसलिए बच्चे रहने के लिए कुछ भी नहीं कहा। रितु जी कहती हैं, तो उसे ट्रस्ट करना चाहिए था ना, और मैंने जब उसे समझाया था कि तुम्हें किसी को कुछ भी देना हो तो मुझे बताया करो, तो फिर उसने कुछ बताया ही नहीं। अभी अपने मॉम डैड को इस तरह से बातें करते हुए देखकर बस मुस्कुरा रहा होता है, और उनकी बातें सुनते सुनते ही वह अपना सर बैठ के पीछे टिकाए हुए सो जाता है। रितु जी जब रणविजय जी की किसी बात के लिए जब कहती हैं, अभी तुम ही इस बात को बताओ, तुम्हें भी तो ये याद होगा ना, लेकिन जब अभी इस बात का कोई जवाब नहीं देता तो दोनों उसकी तरफ देखते हैं तो वह सो चुका होता है। दोनों उसके चेहरे को देखकर एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराते हैं। रणविजय जी उसका सिर बेड के पीछे से हटाकर नीचे तकिया पर रख देते हैं। रितु जी उसके ऊपर चादर डाल देती हैं, और दोनों बैठकर उसका चेहरा देखने लगते हैं। रितु जी उसके बालों को सहलाते हुए कहती हैं, कितनी तकलीफ में है ना मेरा बच्चा, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। हमें दिखाने के लिए मुस्कुरा देता है, खुश हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर कितना ज़्यादा परेशान है। रणविजय जी कहते हैं, हाँ, ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करूं जिससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए। रितु जी कहती हैं, कभी कभी तो सोचती हूँ कि इसे यहाँ से दूर भेज दूँ ताकि सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं, इसे खुद से अलग नहीं करूँगी। बहुत दिन मेरा बच्चा अकेले रह लिया है, अब इसे अलग नहीं रहने दूंगी। रणविजय जी कहते हैं, हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा, अब इसे खुद से दूर नहीं जाने देंगे। सुबह सुबह जब अभी की आँख खुलती है और वह खुद को अपनी मम डैड के रूम में देखता है तो वह हैरान होता है। वो तभी उसे याद आता है कि कल बात करते करते शायद यहीं सो गया होगा। वह अपने आप से कहता है, ओह नो, मैंने मॉम डैड को भी डिस्टर्ब कर दिया। तभी रणविजय जी एक ट्रे में कॉफ़ी लेकर आते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हें ही जगाने के लिए आ रहा था। अभी कहता है, डैड, मैं यहीं सो गया और आप लोगों ने मुझे जगाया भी नहीं। रितु जी भी वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, क्यों जगाएंगे हम तुम्हें, तुम कितने सुकून से सो रहे थे। अभी कहते हैं, लेकिन आप लोग तो डिस्टर्ब हो गए ना, मैं यहाँ पर सो गया, फिर आप लोगों को कहीं और जाकर सोना पड़ा होगा। आप लोगों को जगह देना चाहिए था मुझे, मैं जाकर अपने रूम में सो जाता। रणविजय जी कहते हैं, अच्छा, तुम्हें सुकून से सोता हुआ हम जगह देते, और इसलिए क्योंकि हमने इस बेड पर सोना था। कुछ भी कहते हो तुम। वह सब कुछ छोड़ो, आज मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाई है, टेस्ट करो कैसी है। रितु जी कहती हैं, अपने रिस्क पर ही टेस्ट करना, क्योंकि तुम्हें याद ही होगा तुम्हारे डैड की कुकिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। रणविजय जी कहते हैं, अरे मैंने सीखा है, प्लीज़ ऐसा मत कहो, अभी तुम टेस्ट करके देखो, तुम अपनी मॉम की बातों में मत जाओ। अभी कहता है, बिल्कुल डैड। वह जैसे ही कॉफ़ी पीता है तो बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है। रणविजय जी मुस्कुराकर कहते हैं, कैसी है, अच्छी है ना, अपनी मॉम को बताओ कि अच्छी है। रितु जी अभी का चेहरा देखकर कहती हैं,
उसका चेहरा देखकर मुझे पता चल गया कि कॉफ़ी कैसी है। रणविजय जी उदास होकर कहते हैं, क्या सच में कॉफ़ी अच्छी नहीं है? अभी कहता है, नहीं डैड, कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है। रणविजय जी कहते हैं, देख लिया तुमने रितु, तुम हमेशा कहती हो कि मेरी कुकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। मेरे अभी को मेरी कॉफ़ी पसंद आई है। रितु जी कहती हैं, हाँ तो जरा तुम भी पी कर देख लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। रणविजय जी कहते हैं, ऐसा है क्या? रितु जी कहती हैं, हाँ बिल्कुल। रणविजय जी कहते हैं, ठीक है, फिर मैं अभी टेस्ट करके बताता हूँ। अभी लाओ मैं टेस्ट करता हूँ। अभी कहते हैं, डैड लेकिन ये तो झूठी हो गई है ना, सच में बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूँ तो आपको बिलीव नहीं हो रहा क्या? रणविजय जी कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लाओ मैं अभी तुम्हारी मम को प्रूव करता हूँ। वो जबरदस्ती अभी के हाथ से कॉफी का मग ले लेते हैं और जब पीते हैं तो फिर रितु जी की तरफ शक्ल बनाकर देखने लगते हैं। रितु जी कहती हैं, क्या हुआ? रणविजय जी हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था रितु। रितु जी कहती हैं, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम क्यों बेमतलब का इतनी मेहनत करते हो। सुबह सुबह उसका भी टेस्ट खराब कर दिया। रणविजय जी कहते हैं, सॉरी अभी, अब मैं नहीं बनाऊंगा कभी भी। अभी कहता है, डैड आप इतनी छोटी सी बात पर हार मान रहे हैं, जबकि आप कहते हैं कि बड़ी से बड़ी परेशानी आए फिर भी हिम्मत रखनी चाहिए, और आज आप खुद। रणविजय जी कहते हैं, हाँ वैसे बात तो सही है। देख रही हो तुम, मेरा बेटा हमेशा मुझे प्रेरित करता है, तुम ही मेरा कॉन्फिडेंस डाउन करती हो। रितु जी कहती हैं, हाँ बहुत अच्छा है। वैसे अभी तुम्हारे डैड की बात ख़त्म तो होगी नहीं, और ये खुद थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि बाकी कोई टाइम से ऑफिस नहीं जाता, तो तुम जाकर रेडी हो जाओ, और तब तक मैं ब्रेकफास्ट के लिए बोल देती हूँ। अभी मुस्कुराते वहाँ से चला जाता है। रितु जी रणविजय जी की तरफ देखकर कहती हैं, उसे खुश करने के लिए कितनी मेहनत करोगे? रणविजय जी कहते हैं, जितनी कर सकता हूँ उतनी करूँगा। मुझे अपने बच्चे के चेहरे पर पहली वाली मुस्कुराहट चाहिए बस। शेफाली जब अपनी माँ और वरुण को रोशनी के लिए इतनी केयर करते हुए और हमेशा उसका ही पक्ष लेते हुए देखती है, तो वह इस बात से चिढ़ जाती है और कहती है, मैं समझ गई हूँ, वो हमेशा बच्चे को संभालती है, इसीलिए ये लोग उसकी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं। कोई बात नहीं, अब मैं भी संभालूंगी ना, फिर इन लोगों को समझ में आएगा। वह मीना जी को रोशनी के कमरे में भिजवाकर ईशान को बुलवा लेती हैं और उसे अपनी गोद में लेकर बाहर गार्डन में चली जाती हैं। बाहर निकलते ही ईशान धूप की वजह से काफ़ी रोने लगता है। शेफाली को कुछ समझ में ही नहीं आता कि वह अचानक से इस तरह से क्यों रोने लगा। वह उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे शांत होता ही नहीं है। वह ईशान को वैसे ही रोते हुए घर पर ले आती है। काफ़ी देर से रोने की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका होता है। वरुण और करुणा जी जब उसके ऐसे रोने की आवाज़ सुनते हैं तो करुणा शेफाली से पूछती हैं, क्या हो गया, ये इतना क्यों रो रहा है, और तुम इसे लेकर कहाँ गई थी, इसका चेहरा इतना क्यों लाल है? शेफाली कहती है, पता नहीं माँ, इतना क्यों रो रहा है। वह मैंने सोचा मैं ऐसे गार्डन में थोड़ा ले जाती हूँ तो इससे अच्छा लगेगा, लेकिन यह तो रोने ही लगा। करुणा जी गुस्से से शेफाली के हाथ से ईशान को ले लेती हैं और कहती हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस वक्त तुम इसे गार्डन में लेकर चली गई थी, और वह भी इस तरह से? बच्चे को धूप में इस तरह से लेकर नहीं जाया जाता है शेफाली, और तुम्हें इतनी। खैर मैं क्या तुम्हारे साथ बहस कर रही हूँ। वह ईशान को शांत करने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन वह शांत हो ही नहीं रहा होता है। वरुण गुस्से में कहता है, शेफाली जो काम तुम्हें नहीं आता उसमें तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था ना। जब तुम जानती हो कि तुम बच्चे को नहीं संभाल सकती हो तो फिर क्यों लेकर गई थी उसे? तुम रोशनी को कह देती ना, वह तुम्हें समझा देती कि बच्चे को कैसे लेकर जाया जाता है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर बार खुद को ही महान बताना होता है ना। रोशनी जब ईशान की इस तरह की रोने की आवाज़ सुनती है तो वह भी बाहर आ जाती है और कहती है, क्या हो गया, ईशान ठीक तो है ना? करुणा जी कहती है, वह बाहर गया था और शायद धूप की वजह से बहुत रो रहा है। रोशनी उसे अपनी गोद में ले लेती है और अपने सीने से लगाकर टहलते हुए उसके सर को सहलाने लगती है, और वो कुछ ही देर में वह बिल्कुल शांत हो जाता है और सो जाता है। उसके शांत होने के बाद वरुण, शेफाली और करुणा जी तीनों को थोड़ा सुकून आता है। रोशनी धीरे से कहती है, मैं उसे कमरे में सुला देती हूँ। करुणा जी कहती हैं, मैं भी आती हूँ। वो रोशनी के साथ वहाँ से चली जाती हैं। शेफाली वहाँ आराम से सोफे पर बैठ जाती है। वरुण गुस्से से कहता है,
क्यों लेकर गई थी उसे तुम? शेफाली, क्या कर रही हो? कुछ भी हरकतें क्यों करती रहती हो तुम? तुम्हें क्या जरूरत थी उसे इस तरह से लेकर जाने की? शेफाली भी गुस्से से कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों बेमतलब का मुझ पर चिल्ला रही हो? अब वह ठीक है ना? वैसे भी वह मेरा बच्चा है, मैं उसे लेकर जा सकती हूँ। इसमें इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ड्रामा कर रहा हूँ या तुम कर रही हो? वरुण बोलता है। शेफाली कहती है, देखो वरुण, मेरे ऊपर इस तरह से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था तो क्या इस तरह से मुझ पर चिल्लाओगे? वरुण कहता है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। शेफाली चिल्लाते हुए कहती है, तो मत बात किया करो ना। मैं तो नहीं कहती कि आकर मुझसे बात करो। वरुण कहता है, शेफाली, एक तो तुम गलती करती हो, ऊपर से गुस्सा भी करती हो, और सामने वाला कुछ समझाना चाहता है तो तुम समझना भी नहीं चाहती हो। शेफाली कहती है, समझा कौन रहा है मुझे? मुझ पर तो सब इस तरह से चिल्ला रहे हैं जैसे कि मैंने जानबूझकर ये किया है। जिस तरह से तुम्हारा लगाव है ईशान से, माँ का लगाव है, वैसा ही मुझे भी उससे उतना ही लगा हुआ है, उतना ही प्यार है। वरुण कहता है, अगर उतना ही लगाव, उतना ही प्यार होता ना, तो तुम उसे लेकर ही नहीं जाती। शेफाली कहती है, इनफ वरुण, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जो मन में आएगा तुम बोलते चले जाओगे। मैं रोशनी नहीं हूँ जो हर किसी की बात सुन लूंगी। और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि माँ के साथ साथ तुम भी रोशनी के फैन बने जा रहे हो। मुझे नहीं आता अभी उस तरह से संभालना। मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी ना। लेकिन तुम्हें भी माँ की तरह मुझे ताने ही देने हैं। वरुण को एहसास हो जाता है कि वह किस तरह से शेफाली के साथ गुस्से में बात कर रहा था। वह कहता है, शेफाली, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। शेफाली उदासी से कहती है, नहीं, तुम भी माँ की तरह मुझे ही ब्लेम करो। मैं ही गलत हूँ ना? वरुण उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पास बैठकर कहता है, नहीं ना, सॉरी, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वह ईशान इस तरह से रोए जा रहा था ना, तो इसलिए मुझे बुरा लगा। शेफाली कहती है, और तुम मुझे इस तरह से बोलोगे तो मुझे बुरा नहीं लगा? वरुण कहता है, मैं ध्यान रखूंगा आगे से। प्लीज ऐसे उदास मत हो। शेफाली वरुण के कंधे पर सर रख लेती है और कहती है, तुम ऐसे मत डांटा करो प्लीज। वरुण कहता है, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं तुम्हें डांटूंगा। शेफाली कहती है, हाँ, ये बात तो सही है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।